गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कंप्लीट करने के बाद आज हम करेंगे मार्जिनल कॉस्ट को स्टार्ट। ठीक है, तो ये भी शॉर्ट रन पीरियड की एक कॉस्ट कहलाती है मार्जिनल कॉस्ट। तो क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट? इट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। इट कैन बी मेजर्स। तो इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। होता क्या है ये, जब हम चेंज करते हैं यानी कि कोई भी एक यूनिट को इंक्रीज करना चाहते हैं, आउटपुट में कुछ इंक्रीजमेंट चाहते हैं, तो उस टाइम जो चेंज आता है हमारे टोटल कॉस्ट के अंदर, जो हमें सडनली नजर आता है कि पहले कॉस्ट हमारी 20 थी, अब कितनी हो गई है, 25 हो गई है। तो इस तरह का जो चेंज हमें नजर आता है वो क्या कहलाता है? मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? चेंज टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट या फिर क्वांटिटी हम बोल सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला है हम जिसके बिहाफ के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? हम इसको लिख सकते हैं MC इज इक्वल टू TC nth आइटम माइनस TC nth माइनस 1 आइटम। यानी कि TC की जो नेक्स्ट वाली यूनिट है न्यू वाली, उसमें से लास्ट अगर हम एक स्टेप पिछली वाली लेस कर देते हैं तो उसमें हमें क्या पता चल जाता है? MC। ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके आप मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसको हम टेबल और डायग्राम के थ्रू समझते हैं मार्जिनल कॉस्ट को। जैसे हमने एवरेज के अंदर किया था कि हम एवरेज को हमने डायग्राम बना के देखा था कि कैसे बनता है। फिक्स्ड वाला बिल्कुल डिक्लाइन करता है, फिक्स कॉस्ट का एवरेज, और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है वो डाउन होके फिर अप होता है। तो इसमें भी चेक करेंगे कि इसकी शेप कैसे बनती है। तो इसी तरह से जब हम यूनिट ऑफ आउटपुट की बात करते हैं, अगर हम यूनिट बना रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से अगर कुछ इंक्रीजमेंट करना चाहते हैं तो हमने क्या लेना है? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई की जाती है? टोटल कॉस्ट के बिहाफ के ऊपर। और टोटल कॉस्ट कैसे बनती है? FC और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को प्लस करके। तो इस टेबल के अंदर हमें एक तो फिक्स कॉस्ट रखनी पड़ती है, यहाँ पे हमने 20 लिया है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट हमने लिया है जो कि इंक्रीज कर रही है। क्लियर? तो वो लगातार बढ़ रही है, पहले डिक्रीजिंग वे से, उसके बाद क्या होती है? इंक्रीजिंग वे से बढ़ती है। क्लियर? तो इन दोनों को प्लस करके क्या बन जाता है बेटे? TC। अब TC हमारे पास जो है फाइंड आउट हो जाता है। TC के बिहाफ के ऊपर हम MC जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? पहले हम क्या देखते हैं कि अगर 0 आइटम है तो उस टाइम मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी? कुछ भी नहीं होगी। तो वहां पे हम क्या करते हैं? ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी किया हुआ है कि मार्जिनल कॉस्ट वहां पे क्यों कंसीडर नहीं कर सकते? क्योंकि हमें जो भी न्यू आइटम है उसमें लास्ट वाली यूनिट निकालनी पड़ती है। तो 0 से पहले तो वो यूनिट है ही नहीं है जो कि हम फाइंड आउट कर सके। तो TC में से क्या निकालेंगे? ठीक है, जो हमारा आंसर आ जाए। तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट यूनिट जब हमारी प्रोड्यूस होती है जिसमें 38 टोटल कॉस्ट बनती है, उसमें से अगर हम 20th लेस करते हैं, nth माइनस 1 करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 18। इसी तरह से 50 में से 38 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। और इसी तरह 60 में से 50 लेस किया तो वो 10 हो जाएगा। ठीक है, 72 में से 60 लेस किया 12, 85 में से 72 को लेस करते हैं 13, 102 में 85 को डिडक्ट कर देते हैं तो 17 हमारे पास आ गया, और 126 में से 102 लेस किया 24, और लास्ट में आ जाएगा इन दोनों को डिफरेंस करके 34। या तो आप इस फॉर्मूले को लेके कर सकते हो जैसे कि हमने TC nth आइटम में से लास्ट वाली यूनिट को लेस किया था, या फिर आप चेंज करके भी कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे एक यूनिट देख लेते हैं। अगर हमें चेंज TC का चाहिए अपॉन चेंज क्वांटिटी भी चाहिए। जैसे अब 50 और 60 में कितने का चेंज है? 10 यूनिट्स का, राइट? और इसी तरह 2 और 3 में कितने की यूनिट है? 1 का डिफरेंस है। तो 10/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो आपका मार्जिनल कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट हो जाता है। वेरी इजी है। आप किसी तरह से भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो मार्जिनल कॉस्ट निकालना आसान है। ठीक है, तो इसके बिहाफ के ऊपर क्या बनाएंगे बेटे? हम एक डायग्राम प्रिपेयर करते हैं। कैसे बनेगा वो डायग्राम देखो जरा। हमने यहाँ पे आउटपुट लिया है एक्सिस के ऊपर, और वाई के ऊपर क्या ले रहे हैं? हम मार्जिनल कॉस्ट ली है। ठीक है, तो मैंने 6 के डिफरेंस के साथ मैंने अपने आइटम्स को फिगर यहाँ पे नोट की है। तो 1 से लेके 8 तक हम यहाँ पे प्रोडक्शन दिखा रहे हैं अपने टेबल के अकॉर्डिंगली। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है। जब 0 लेवल है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब 1 होती है तो कितना है? 18। उसके बाद कितना रह जाता है? 12। तो हम इसको मिलाते जाएंगे। उसके बाद कितना रह जाएगा? 10। फिर कितनी बनती है? 12, और उसके बाद 13, उसके बाद 17, फिर बन जाती है 24, और लास्ट में बन जाती है 34। तो ये जो है इस तरह से मार्जिनल कॉस्ट हमारी बन जाती है। इसको भी आप नॉर्मली चेकआउट करोगे तो ये थोड़ा सा यू शेप में ही हमें नजर आता है।
एग्जैक्टली अगर हम बोलें तो यू शेप ऐसा नहीं हम बोलते, लेकिन फिर भी इसकी जो फॉर्म हमें देखने को मिलता है कर्व, तो इसको हम बोल सकते हैं कि एमसी जो है वो यू शेप में नजर आता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, ये यू शेप में ही क्यों नजर आता है? हमने यहाँ पे किया था, जब लास्ट हमने लेक्चर किया था उसमें भी हमने कहा था कि वेरिएबल कॉस्ट जो होती है तो उसका बिहेवियर कैसा था, तो हमने किया था कि वो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के बिहाव के ऊपर उसकी जो शेप है वो क्या बनती है, इंक्रीजिंग वे से बनती है। ठीक है, तो पहले क्या बनती है, उसकी शेप डिक्रीज होती है, उसके बाद क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो इसी तरह से हम यहाँ पे एमसी की भी बात करते हैं। एमसी को अगर आपको पता करना हो, क्वेश्चन आ जाए कि ये यू शेप में क्यों होता है, तो आप इसको लिखोगे कि जो हम एमपी अगर राइज हो जाता है, एमसी के बारे में अगर आ जाए क्वेश्चन, तो आप एमपी को भी फोकस करोगे। एमपी क्या होता है, प्रोडक्ट, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट। लास्ट चैप्टर में हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी किया था। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, जब राइज हो रहा होता है, तो यानी कि अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है, तो उस केस में जो आपकी इनपुट्स हैं वो आप, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, जब आप, उसकी रिक्वायरमेंट हमें कम होती है, इनपुट की रिक्वायरमेंट हमें लेस होती है। यानी कि शुरू में हम क्या करते हैं, एक लेबरर को बोलते हैं कि एक आइटम बना दो, फिर उसको बोलते हैं कि आप ही 2 बना दो, फिर उसी से हम 3 यूनिट भी बना सकते हैं, राइट। तो इट मीन्स क्या हो रहा है कि हम प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। जब प्रोडक्शन राइज हो रही होती है उस टाइम जो हम इनपुट यूज करते हैं, चाहे वो लेबर ही मान लो, हम यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन करते हैं लेबर को यूज कर रहे थे, एक ही पर्सन को हमने काम पे लगाया था, वर्कर को, तो उस लेबर की जो कॉस्ट बढ़ती है वो लेस, यानी कि लेबर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ जो इनपुट है वो लेस होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक ही बंदे की जरूरत है, एक ही बंदे को हमने बोल दिया कि 2 या 3 तो बना ही लेगा ना वो, अगर एक बना रहा है तो 2 भी बना सकता है, अगर थोड़ा थोड़ा अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो। लेकिन हम ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे उससे कि वो 10 यूनिट बना दे, तो हाउ कैन इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस 10 यूनिट बाय 1 पर्सन, तो इसके लिए 2 पर्सन चाहिए ना, तब हमें इनपुट ज्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए होगा, राइट। तो हम यही कहते हैं कि शुरू में तो जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है उस टाइम कम रिक्वायरमेंट होती है हमें इनपुट्स की, तो उस टाइम लेस हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, इनपुट कम लगते हैं, और अगर कम इनपुट लगते हैं तो कम खर्च आता है, इसीलिए एमसी क्या होता है, डाउन। उसके बाद क्या होता है, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, अगर हम आगे चलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, अगर हमारी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो एडिशनल यूनिट के साथ अगर हम और बढ़ाई जा रहे हैं, आउटपुट और बढ़ाना चाहते हैं, तो एक लिमिट तक ये आउटपुट बढ़ती है, आउटपुट क्या हो जाती है, कभी कभार फिर कम भी हो जाती है। अगर आउटपुट थोड़ी सी कम होने लगे तो उस केस में क्या होता है कि जो इनपुट हम पहले बात कर रहे थे कि रिक्वायरमेंट कम होती है, अब यहाँ पे क्या है, इनपुट की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, रिक्वायरमेंट हमें मोर चाहिए। मोर मतलब कि अब हमने कह दिया उसी लेबर को कि 6 यूनिट बना दे भाई, तो 6 कैसे बना देगा वो अकेला पर्सन, तो हमें इनपुट की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और जब ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो क्या होता है, एकदम से ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि पहले 1 पर्सन था, अब 2 या 3 काम पे लगाने पड़ेंगे, और जब ज्यादा हम लगाते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ज्यादा हम क्या करेंगे, लेबर को लगाएंगे, तो उसका भी इम्पैक्ट क्या पड़ता है फिर प्रोडक्शन के ऊपर, जितने काम पे पर्सन लगाओगे उतने ही प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, आपकी फॉल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो फिक्स फैक्टर ही है ना, सिर्फ लेबर से ही काम नहीं चलेगा। तो ये सब चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। सो हम खाली एक डायग्राम को देख के आंसर नहीं जजमेंट कर सकते कि पहले डिक्लाइन करेगा फिर अप करेगा, रीजंस होते हैं, प्रोडक्शन के साथ इसका रीजन जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये साथ ही हमने ये टॉपिक कवर किया है कि वाई एमसी कर्व यू शेप्ड। क्लियर बेटे? कई बार एक ना 2 नंबर में हमें छोटा सा कंसेप्ट आता है कि एमसी इज वेरिएबल कॉस्ट ओनली, तो हम इसका आंसर यस देते हैं। MC is an additional cost corresponding to an additional unit of output. It means to say कि MC जो है एक एडिशनल कॉस्ट है, यानी कि हम कहते हैं ना चेंज इन कॉस्ट, जिसको हम चेंज के साइन के साथ शो करते हैं, राइट। तो इसीलिए एडिशनल कॉस्ट है, यानी कि नई कॉस्ट जो एडिशन होती है किसके साथ, विद द एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। जब हम कोई आउटपुट को एडिशन कर लेते हैं, नया यूनिट अगर लेके आते हैं, तो उसके साथ एमसी कॉस्ट का मतलब मार्जिनल कॉस्ट का बढ़ना भी लाजमी है। ठीक है, जैसे इस आउटपुट बढ़ा रहे हो तो ये भी बढ़ रही है, राइट, यानी कि इसके अंदर भी चेंज आ रहा है। तो एडिशनल कॉस्ट कैन नॉट बी फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये एडिशनल कॉस्ट जो चेंज आ रहा है वो फिक्स कॉस्ट की वजह से तो आ नहीं रहा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट ही रह रही है ना, तो उसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं। तो वो चेंज किसकी वजह से आया, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, क्योंकि टोटल कॉस्ट में चेंज जब भी आप नजर मारोगे
तो फिक्स कॉस्ट तो आपकी क्या है, पहले से ही बिल्कुल बराबर ही है जितनी भी है। तो टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट जितना ज्यादा बढ़ा दोगे ना, तो आपका टोटल कॉस्ट में उतनी ज्यादा इंक्रीजमेंट होती रहेगी। ये तो कांस्टेंट ही है, 20 किसी भी पॉइंट पे ले लो। अब पहले 20 थी तो आपने वेरिएबल कॉस्ट ली 50, तो आपका कितना हो गया 70। इसके बाद टोटल कॉस्ट में आपने फिर से फिक्स कॉस्ट कितनी ली 20, अब इसमें आपने इंक्रीजमेंट कर दी 60, तो ये कितनी होगी 80। तो ये 10 रुपीज का डिफरेंस हमें नजर आ रहा है टीसी के अंदर, ये किसकी वजह से नजर आ रहा है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ना, क्योंकि चेंज तो इसी में आया है। इट इज रिमेन सेम ऑन द फर्स्ट स्टेप एंड ऑन द सेकेंड स्टेप, तो इसकी वजह से टीसी पे चेंज नहीं आया। तो चेंज किसकी वजह से आया, सिर्फ वेरिएबल की वजह से। अब वेरिएबल की वजह से टीसी में चेंज आया है, तो टीसी में ये चेंज एमसी में भी नजर आएगा, क्योंकि टीसी से हम क्या निकालते हैं, एमसी निकालते हैं। तो क्या ये कहना सही है कि एमसी इज वेरिएबल कॉस्ट ओनली, कि एमसी का जो रिजल्ट है वो वेरिएबल की वजह से ही क्रिएट होता है, तो हम बोलेंगे यस। क्लियर। आगे आता है रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। क्या रिलेशन है एवरेज कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट के साथ, तो इसको हम टेबल के थ्रू चेकआउट करते हैं। जैसे कि हम टीसी लेते हैं, टीसी में कोई भी आप आइटम ले लो, लेकिन इंक्रीज इन वैसे लेना, इतना ध्यान रखना, बीच में डिक्रीज नहीं करना। और टीसी से हम क्या निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। फॉर्मूला आप सबको याद है, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी अगर कर दोगे तो एवरेज आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर मार्जिनल कॉस्ट निकालना हो तो डिफरेंसेस लेके निकाल सकते हो। 36 में से 20 लेस कर दिए, 45 में से 36 लेस कर दिए, तो वो चेंज आ जाएगा। तो चेंज वाली कॉस्ट आपको यहाँ लिखनी है, तो दोनों का टेबल बन गया। अब हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, डायग्राम के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आउटपुट लेनी है कौन सी साइड में, जितना भी कॉस्ट का चैप्टर कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे ओ एक्सिस के ऊपर आउटपुट लेते हैं और साइड में क्या लेते हैं, कॉस्ट लेते हैं। जो भी कॉस्ट आपने लेनी है, एसी एमसी दोनों लेनी है, तो एसी और साथ में एमसी भी वर्ड लिखेंगे। अब मैंने फ्री हैंड डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको चलते हैं लेके। सो एक मैंने यहाँ पे शेप ड्रॉ की है एसी की। हमने लास्ट वीडियो में किया था एवरेज कॉस्ट के बारे में, उसका डायग्राम भी बनाया था, जो कि क्या बनता है, यू शेप के जैसे हमें ड्रॉ करने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये एसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बिहाफ के ऊपर ही चलता है। ठीक है, क्योंकि सारा चेंज किसकी वजह से आता है, वेरिएबल की वजह से। तो ये यू शेप है, क्योंकि एवरेज वेरिएबल भी यू शेप होता है, तो इसीलिए ये भी यू शेप दिखता है। और जो दूसरा एमसी कह रहे हैं वो किस तरह से होता है, यहाँ से तो हमने ले लिया, सपोज करिए 18, उसके बाद 15, फिर से 15 रह गया। ठीक है, अपनी टेबल के अकॉर्डिंगली, फिर 17 हुआ होगा, फिर 20 हो गया, तो एसी ये बन गया। यहाँ पे हम लेते हैं जैसे 16 से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पे 18 लिया तो हम 16 यहाँ से ले लेते हैं। ये 16 है तो एकदम से लो हो गया, ये जैसे 9 तक आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर 15 चला गया, यहाँ पे 15 हम ले रहे हैं, 15 के बाद 25 हो गया, सीधा बढ़ गया यहाँ पे। ठीक है, ये 20 है तो 25 हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ तक हमने 20 मेजर किया। 25 के बाद और बढ़ गया 35 तक आगे हम इसको लेके जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारे लिए एमसी। क्लियर। तो अब हमने यहाँ पे एमसी भी ड्रॉ कर दिया, साथ में दोनों डायग्राम एक ही में हमने यहाँ पे लिखना है साथ में, क्योंकि बनते साथ में, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये टच होते हैं एक पॉइंट के ऊपर आके। आप देखो यहाँ पे 15 एंड 15 जो है वो इक्वल टू है, कहीं ना कहीं ये आपस में बराबर होते हैं एक जगह पे। तो इनके रिलेशन बताना आसान है, कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, आपको टेबल बनाना है, डायग्राम बनाना, उसका रिलेशन बताना है। पहला पॉइंट है कि एसी फॉल व्हेन एमसी इज लेस देन एसी। 3 पॉइंट ही होते हैं बेटे, लास्ट जो हमने वीडियो किया था उसमें भी हम एक रिलेशन कर रहे थे टीपी का, एमपी का और एपी का, तो उसमें भी ऐसा ही था, सेम यहाँ पे है। एसी फॉल करता है व्हेन एमसी इज लेस देन एसी, दोनों ही फॉल कर रहे हैं यहाँ पे, एसी भी फॉल कर रहा है, एमसी भी फॉल कर रहा है, बट एमसी इज लेस देन एसी, तो हम लिख सकते हैं कि एमसी इज लेस देन एसी। पहला रिलेशन आपने ये बताना है। सेकेंड रिलेशन क्या है इनके बीच में, जो एसी है, यहाँ पे मैं दिखा रही हूं, एसी विल बी मिनिमम व्हेन एमसी इज इक्वल टू एसी। अब एसी विल बी मिनिमम कैसे है, अब यहाँ पे जो एसी है ये इस पॉइंट के ऊपर क्या है, बिल्कुल मिनिमम है, इसके बाद ही बढ़ना शुरू होता है। यहाँ पे जो पॉइंट नजर आ रहा है ये मिनिमम है, तो एसी विल बी मिनिमम व्हेन एमसी इज इक्वल टू एसी। जब एमसी जो है कट करके एसी को जाता है, इस पॉइंट पे इक्वल टू है, हम इसको ए पॉइंट का नाम देते हैं, तो ए पॉइंट पे एसी एंड एमसी जो है वो इक्वल है, एमसी इक्वल टू एसी, और उस जगह के ऊपर एसी क्या रहता है, हमेशा मिनिमम पॉइंट पे होता है। दूसरा रिलेशन ये है दोनों के बीच में। तीसरा क्या है, एसी विल राइज, एसी भी राइज करता है, एमसी इज ऑल्सो राइज व्हेन एंड एट दैट स्टेज एमसी इज ग्रेटर देन एसी, तो एमसी भी राइज कर रहा है बट इट इज ग्रेटर देन एसी, तो वो एसी से ज्यादा राइज कर रहा है। तो ज्यादा राइज कर रहा है मतलब क्या होगा कि एमसी इज ग्रेटर देन
AC, जो मैं आपको नोट करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपको शो नहीं हो रहा, आई थिंक सो। फिर से आप एक बार रीड करोगे इसको। AC विल राइज व्हेन MC इज ग्रेटर देन AC। तो AC ग्रेटर देन है, तो तीन ही रिलेशन है। पहले में दोनों फॉल करते हैं बट MC ज्यादा नीचे की तरफ गिरता है AC से। एक स्टेज ऐसी आती है जब दोनों राइज करते हैं, AC भी राइज कर रहा है बट MC जो है वो ग्रेटर देन AC है, ठीक है। और एक जगह पे दोनों इक्वल टू होते हैं। ये तीन रिलेशन है हमारे। अगर आपको आ जाए क्वेश्चन तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। नेक्स्ट रिलेशन आता है कई बार बेटे, रिलेशन बिटवीन TC एंड MC। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे साथ साथ में हम डायग्राम को भी नजर मारेंगे। पहले डायग्राम चेक करते हैं कि कैसे बनता है TC का और MC का। यहाँ पे TC जो है पहले जो है थोड़ा डिक्रीजिंग वे से जाता है, थोड़ा धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ती है, एकदम से कॉस्ट बढ़ती है। ये हमने बनाया था और सीख लिया था। जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो यू शेप की तरह बनती है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये दो डायग्राम है, आपको ऊपर नीचे इस तरह से ही ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे फिर से आपको आउटपुट लिखना है, अगर आप TC की फॉर्म में लेके जा रहे हो तब भी, अगर आप MC बना रहे हो तब भी। मैंने दोनों के नीचे यहाँ पे मेंशन कर दिया। फर्स्ट रिलेशन क्या है, साथ में हम रिलेशन चलेंगे, साथ में हम डायग्राम चेक करेंगे। तो पहला क्या है, व्हेन MC इज डिमिनिशिंग TC इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। जब MC जो हमारा डिक्रीज हो रहा है तो उस टाइम TC जो है इंक्रीज करता है लेकिन धीरे धीरे। अब इसको फिर से चेक करो डायग्राम के ऊपर। हमने कहा था व्हेन MC इज डिमिनिशिंग, जब MC डाउनफॉल हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, उस स्टेज के ऊपर जो TC होता है वो इंक्रीज कर रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से। इस पॉइंट तक यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग वे से बढ़ रहा है, उसके बाद ही तेजी पकड़ना शुरू करेगा। सेकेंड रिलेशन क्या है, व्हेन MC इज राइजिंग TC इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। जब MC राइज कर रहा है तो TC ज्यादा तेजी से बढ़ता है। यहाँ पे हमें दिख रहा है, ए पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, कैसे वो बाद में चेक करके बताती हूँ। यहाँ पे आपको MC जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जब MC हमारा राइज करता है उस टाइम TC की क्या पोजीशन होती है, TC बहुत इंक्रीजिंग वे से एक तेजी के साथ अपवर्ड की तरफ जाता है, ठीक है। ये था इनका दोनों के बीच में सेकेंड रिलेशन जो आप बता सकते हो। थर्ड क्या है, व्हेन MC रीच इट्स लोएस्ट पॉइंट, जब सबसे मिनिमम पॉइंट पे होता है ना हमारा MC, तो उस टाइम TC क्या होता है, TC स्टॉप इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट। तो उस पॉइंट के ऊपर TC हमारा धीरे धीरे बढ़ना बंद कर देता है, बस तेजी से बढ़ना शुरू करता है। कैसे, ये जो पॉइंट हमने नोट डाउन किए हैं ये बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट के ऊपर है। हमने किया था तीसरा रिलेशन कि जब MC रीच पहुंचता है बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट, क्योंकि यहाँ से उसके बाद तो इंक्रीज होना शुरू हो रहा है ना, दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम देखेंगे ये किसके साथ बिल्कुल मैच करता है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट जाएंगे ऊपर की तरफ। तो उस पॉइंट पे मैच करता है जहां पे TC जो है वो स्टॉप कर देता है धीरे धीरे बढ़ना। क्या हो रहा है, यहाँ से एकदम से बस बढ़ने की स्टार्टिंग उसकी शुरू हो गई है। तो इसीलिए यहाँ से इस लाइन को हम इस लाइन के साथ मैच करके इसका नाम हम A रख दें, यहाँ पे A+ या A* आप कुछ भी लिख सकते हो, ताकि इसका रिलेशन जो है वो शो हो सके। तो तीन रिलेशन शो होते हैं, जो एक रिलेशन इस स्टेप से पहले है, सेकेंड वाला इस स्टेप के ऊपर है, और थर्ड वाला इस स्टेप के बाद है। तो तीन रिलेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो बेटे ये जो टॉपिक था रिलेशन वाला यहीं पे खत्म होता है। सो बेटे थ्योरेटिकल पार्ट इस चैप्टर का जो है वो क्लोज हो गया। एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको थोड़ा बुक पे बता रही हूँ कि अगर आपको एग्जामिनेशन में अंदर आ जाता है तो किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, कि किस तरह से कॉस के क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं। तो पहला हमें क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि इनकम्प्लीट टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको यूनिट्स गिवन है 0, 1, 2 और टोटल कॉस्ट गिवन है, और इसके साथ आपको मिसिंग है, आपको वेरिएबल कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है और MC भी फाइंड आउट करना है। तीनों आइटम यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे भी तीनों और यहाँ पे भी 3 आइटम मिसिंग है। तो कैसे उठाएंगे क्वेश्चन को, तो पहले हम लिखेंगे आंसर को ढूंढने के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट तो है, ठीक है, और क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, MC तो कुछ भी नहीं गिवन, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं गिवन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फिक्स कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें फिक्स कॉस्ट जो है पता चलनी चाहिए यहाँ पे। वो कैसे फाइंड आउट होगी, जब हमारी 0 आउटपुट है तब तो वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा होना ही नहीं चाहिए, क्लियर। तो वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा तो नहीं है, फिर ये 12 कहां से आया, ये जो 12 है इट मीन्स फिक्स कॉस्ट का खर्चा होगा, क्योंकि जो 0 आउटपुट है हम तो कुछ बना ही रहे हैं तब भी हमें 12 रुपए खर्चा पड़ रहा है, तो वो 12 रुपए 12 रुपीज क्या शो हो रहा है, इट इज टोटल फिक्स कॉस्ट होगा। तो वो हमें क्या है, पहले अपने टेबल को शुरुआत ऐसे करेंगे कि सबसे पहले हम आइटम्स लिखेंगे,
उसके बाद टोटल फिक्स कॉस्ट जो है हम लिखेंगे किसके साथ साथ, टीसी के साथ, क्योंकि हम टेबल के अकॉर्डिंगली ये फाइंड आउट कर चुके हैं कि 12 क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट हम सब जगह पे पहले ही मेंशन कर देंगे क्योंकि इट विल रिमेन सेम, ठीक है, चाहे हम एक आइटम बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होने वाला। इसके बाद हम वेरिएबल कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल है, टोटल कॉस्ट में से आपको टोटल फिक्स कॉस्ट पता चल गई, अब टीसी में से सिर्फ फिक्स कॉस्ट निकालते जाओ, बाकी जो बचेगा वो क्या बन जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। इसीलिए हमें फिक्स कॉस्ट पता करनी जरूरी थी, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगा, 12 में से 12 गई 0, फिर 18 में से 12 गई 6, 21 में से 12 गई 9। तो यानी कि वेरी सिंपल, हमने ये तीनों के तीनों जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली, क्योंकि यहाँ पे टेबल के अंदर हमें वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं था, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसी के बिहाफ के ऊपर हमने एमसी फाइंड आउट करना है, क्योंकि एमसी टोटली किसके ऊपर बेस्ड होता है, टीवीसी के ऊपर। तो हमेशा आपको टीवीसी वाले टेबल में से ही एमसी जो है वो फाइंड आउट करना है। चाहे इसका फॉर्मूला ऐसा होता है कि आपको टीसी लिखा होता है टीसी nth आइटम माइनस टीसी अपॉन n-1, लेकिन अभी हमने थ्योरेटिकल वे से पढ़ा है कि टीसी की तरफ ना जाके आप टीवीसी के में ही लेस करो। क्यों? क्योंकि सारा इम्पैक्ट तो मार्जिनल कॉस्ट का वेरिएबल कॉस्ट की वजह से होता है। तो फॉर्मूला अगर रिटर्न में आ जाए तो आप ऐसे ही लिखते हो, लेकिन कई जगह पे ये फॉर्मूला आपका चल जाता है, लेकिन नॉर्मली जो है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से ही निकाला करो, फिर आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर? तो अब हम वेरिएबल कॉस्ट में से लेके चलते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला चेंज टीसी और अपॉन चेंज क्वांटिटी करके देखेंगे। तो पहले वाला तो कुछ बनेगा ही नहीं, नेक्स्ट वाले में चेंज आ जाएगा, 6 माइनस 0, 9 माइनस 3, तो ये 3 आ गया। अगर हम माइनस करके देखते तब भी, अगर इस फॉर्मूले से करते हैं तब भी। ये था हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको इस तरह से आ सकता है। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं इसके बाद। इस क्वेश्चन में हमें दिया है गिवन द टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी कि फिक्स कॉस्ट हमें पता है, टोटल फिक्स कॉस्ट 30 है। रीड करते हुए आपने ध्यान रखना है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं बोला है, टोटल फिक्स कॉस्ट हमें दे रखा है 30। कैलकुलेट करना है हमने टीवीसी, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकालनी है, टोटल कॉस्ट भी निकालनी है, दोनों हमें क्वेश्चन में निकालने पड़ेंगे। गिवन क्या क्या है, एक तो आउटपुट गिवन है और साथ में मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, ठीक है, जो हमें दे रखा है। एज इट इज हम आंसर करते हुए पहले आउटपुट जो गिवन है वो चीजें निकाल लेंगे, ये भी हमें गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट भी हमें गिवन है, ठीक है। तो यहां से हम मार्जिनल कॉस्ट से क्या बना सकते हैं, टीवीसी नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंसेस से हम मार्जिनल कॉस्ट बना सकते हैं, तो सेम मार्जिनल कॉस्ट को फिर से अगर जोड़ेंगे, एडिशन करेंगे, एक के बाद एडिशन कर देंगे नेक्स्ट आइटम को, तो टीवीसी बन जाएगा। वही हम करने लगे हैं कि जो पहले आइटम है हमारे, तो यहाँ पे जो आपका है मार्जिनल कॉस्ट, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, पहले तो टीवीसी में हम 0 लेते हैं, उसके बाद इसमें 20 अगर एडिशन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, टीवीसी सेकंड हो जाएगा। इसमें हम 50 भी प्लस कर देंगे और 70 में 100 प्लस किया तो 170। सिंपल सा कंसेप्ट है। टीवीसी में से अगर एमसी निकालना है तो 2 आइटम को माइनस करते होते हैं। अब हमने क्या करना है, एमसी के बेस पे टीवीसी निकालना है, तो ऊपर नीचे के आइटम को प्लस करके टीवीसी निकलाएगा, यानी कि समीशन एमसी, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। और टोटल फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन में पता ही है। क्लियर? तो एक तो हमारा क्वेश्चन ये था कि टीवीसी फाइंड आउट करो, वो हमने कर लिया। अब फिक्स कॉस्ट को टीवीसी के अंदर ऐड करते जाएंगे तो टोटल कॉस्ट भी फाइंड आउट हो जाएगी, यानी कि दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा था टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना, तो वो भी हम वेरी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटे इस तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो रिवीजन के तौर पे मैं आपको सेंड करूंगी क्वेश्चन जो आपने रिवाइज करने हैं। तो बेटे आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। ओके बेटे।